हाँ जी, जय जिनेन्द्र। गाइस, ये हमारी लीगल एप्टीट्यूड की 37th क्लास है और लीगल एप्टीट्यूड में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चल रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ये 7th क्लास है, राइट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिटीजनशिप वाला टॉपिक कवर किया था और द यूनियन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने अबाउट पार्लियामेंट पढ़ा था कि जी एज पर आर्टिकल 79 देयर शैल बी ए पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में कौन कौन होगा, मिस्टर प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। एक को हम बोलेंगे राज्यसभा, दूसरे को हम बोलेंगे लोकसभा। राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोकसभा इज द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल नाम अपने आप में सजेस्ट कर रहा है, पीपल, लोकसभा, राइट। और जो लोकसभा होता है दिस इज द लोअर हाउस, एंड जो राज्यसभा होता है दिस इज द अपर हाउस, ठीक है। फिर जी प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स होती है ये हमने देखा। आर्टिकल 53 ने कहा कि प्रेसिडेंट के पास यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर होती है। उसके अलावा मिस्टर प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होते हैं ऑल द डिफेंस फोर्सेस के, राइट। फिर जी हमने देखा कि मिस्टर प्रेसिडेंट के पास कुछ केस के अंदर लॉ मेकिंग पावर भी होती है, मतलब मिस्टर प्रेसिडेंट में promulgate ordinances during the recess of parliament, जब दोनों ही हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट सेशन में नहीं होते उस वक्त अगर मिस्टर प्रेसिडेंट को लगता है कि यार लॉ बनाना इम्पोर्टेंट है, सर्कमस्टांसिस की डिमांड है, तो उस वक्त बाय मेकिंग द ऑर्डिनेंस मिस्टर प्रेसिडेंट कैन क्रिएट द लॉ, ठीक। आज ये जी तो हमें स्टार्ट करना है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट से। अब देखिए पहले एक छोटी सी चीज समझिए, अल्टीमेटली एक डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होता है, एक ऐसा कंट्री जहां पर लोग खुद अपने लिए गवर्नमेंट चुनते हैं, राइट। मतलब हम लोग खुद चुनेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जिन्हें हम कहते हैं गवर्नमेंट, जिनका काम होता है टू गवर्न द कंट्री। गवर्नमेंट किस लिए कहते हैं, क्योंकि उनका काम क्या होता है, टू गवर्न द कंट्री ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों के बिहाफ पर वो कंट्री को गवर्न करते हैं, राइट। तो जी हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं जी स्टेट्स लेवल से। हमने कहा कि पूरा इंडिया स्टेट्स में डिवाइडेड है, राइट। तो स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में पूरा इंडिया डिवाइडेड है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं स्टेट्स लेवल पर। तो जी हमने कहा कि स्टेट के लेवल पर 2 तरह के हाउसेस हो सकते हैं, ठीक। एक को हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, और दूसरे को हम बोलते हैं स्टेट काउंसिल। एक को हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर और दूसरे को हम बोलते हैं स्टेट काउंसिल। ये तो हर स्टेट में होता है। ये जो हाउस है ये होता है एवरी स्टेट, ठीक है। लेकिन जो स्टेट काउंसिल है ये हर स्टेट में नहीं होता, मतलब किसी स्टेट में इसका होना मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं उनको लगता है कि स्टेट में स्टेट काउंसिल भी होना चाहिए, तो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, मतलब कम से कम 2/3 मेजोरिटी से ये चीज़ डिसाइड करें कि स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर के साथ साथ दूसरा हाउस स्टेट काउंसिल भी होना चाहिए। और फिर वो पार्लियामेंट को कहेंगे कि जी हमारे स्टेट के लिए स्टेट काउंसिल आप बनाइए, तो पार्लियामेंट उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए स्टेट काउंसिल बनाएगा, ठीक है। तो स्टेट काउंसिल हर स्टेट में नहीं होता। अब जी आपको पता है इलेक्शंस होते हैं, कभी हम कहते हैं जी हरियाणा में इलेक्शंस हो रहे हैं, कभी हम कहते हैं यूपी में इलेक्शंस हो रहे हैं, कभी हम कहते हैं सेंटर के इलेक्शंस हो रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब स्टेट के इलेक्शंस अलग होते हैं, सेंटर के लिए इलेक्शंस अलग होते हैं। स्टेट के लिए जो इलेक्शंस होते हैं वहां पर हम बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर के लिए मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं तो वहां पर जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। तो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली कर लीजिए। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इनको कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंट इलेक्ट पब्लिक।
डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पब्लिक। ठीक है, हो सकता है आप भी मेजर हो, एडल्ट हो और आप भी वोट देकर आए हो, तो ये होता है ना यार हमारे एरिया में तो ये खड़ा है, मैं तो इसी को वोट दूंगा, राइट। तो बेसिकली ये जो मेंबर्स बनते हैं स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के या लेजिस्लेटिव असेंबली के, जिन्हें हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो कौन बनते हैं जी? जिन्हें हम कहते हैं एमएलएस। ठीक है, मीन्स दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक। सिंपल सी बात है, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक। पब्लिक इनको इलेक्ट कर रही है कि आप हमारे बिहाफ पर हमारे स्टेट के लिए कानून बना सकते हैं, आप हमारे बिहाफ पर हमारे स्टेट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, चला सकते हैं, गवर्न कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, राइट। तो बेसिकली यू आर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, इसीलिए हमने आप लोगों को इलेक्ट, इतने सारे लोग खड़े होते हैं लेकिन हम किसी एक को वोट देते हैं, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि हम जिसे वोट दे रहे हैं उसकी और हमारी सोच मिलती है। तो जैसे हम चाहते हैं अपने स्टेट को बनाना, वैसे ही वो पर्सन इस स्टेट को बनाएगा, इसीलिए हम उसको वोट देते हैं। ठीक है जी। तो जी अगर मोटा मोटी देखे यहाँ पर तो नियरली 4000, इनफैक्ट 4121 सारे स्टेट्स में मिला के नियरली इतने एमएलएज, सारे स्टेट्स में मिला के नियरली इतने एमएलएज आप मान के चलिए होते हैं, मतलब इतने मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। एक स्टेट में मैक्सिमम 500 हो सकते हैं, चलो वो चीज़ बाद में देखेंगे। तो फिलहाल आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि इसके जो मेंबर्स हैं उन्हें कौन इलेक्ट कर रहा है? हम लोग इलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि देखिए जब कोई अपोजिशन नहीं होता और सिर्फ एक ही हाउस होता है, तो फिर हो सकता है कि वो हाउस चीज़ों को मैनिपुलेट करना शुरू कर दे, अपनी मोनोपोली करना शुरू कर दे, राइट। तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि नहीं यार इस हाउस के पास जो पावर्स है वो हाउस मतलब ये जो किसी भी जिले से हरियाणा का हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर है, तो मतलब वहाँ हरियाणा के जो मेंबर्स हैं, ठीक, एमएलएस हैं, तो वो सब मिलकर डिसीजन लेंगे, बाय मेजोरिटी डिसीजन लेंगे पब्लिक के लिए। लेकिन हो सकता है वो सब मिलकर पावर्स को मिसयूज करना शुरू कर दे, तो उस केस के अंदर सेकंड हाउस इज इम्पोर्टेंट। तो कई बार लगता है यार सेकंड हाउस क्रिएट होना जरूरी है। तो उस केस में ये जो मेंबर्स है ये चाहे तो बाय स्पेशल मेजोरिटी ये रिजोल्व कर सकते हैं कि हमारे स्टेट में स्टेट काउंसिल भी होना चाहिए। तो फिर स्टेट काउंसिल पार्लियामेंट क्रिएट करता है उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए। ठीक है जी। अब जिस स्टेट काउंसिल्स के जो मेंबर्स हैं, ये जो मेंबर्स हैं ये बेसिकली नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। स्टेट काउंसिल्स के जो मेंबर्स हैं उन्हें हम लोग इलेक्ट नहीं करते, राइट। इनफैक्ट यहाँ पर देखिए किस तरह से होते हैं, 1/3 जो है वो तो लोकल अथॉरिटीज से होते हैं स्टेट काउंसिल के मेंबर। लोकल अथॉरिटीज का मतलब क्या हो गया, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत हो गई, राइट। तो इस टाइप की लोकल अथॉरिटीज। फिर जो 1/3 होते हैं इसके मेंबर्स वो होते हैं जी मेंबर्स ऑफ, मतलब अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं ये इसके 1/3 मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मतलब यहाँ पर ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करते हैं जो खुद लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के जो स्टेट काउंसिल का मेंबर है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं हो सकता, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है वो स्टेट काउंसिल का मेंबर नहीं हो सकता। फिर जी 1/3 जो है वो नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, 1/6 नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक, अब इसके अंदर फिर जी 1/12 वो उस स्टेट के एजुकेटेड पर्सन जो होते हैं ग्रेजुएट्स। ठीक है, तो ग्रेजुएट्स, और जो 1/12 होते हैं वो टीचर्स। तो इस तरह से लोगों को स्टेट काउंसिल में अपॉइंट किया जाता है, यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है बाय द पब्लिक, यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, 1/3 लोकल अथॉरिटीज में से
वन थर्ड जो है वो खुद लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स यहाँ पर अपॉइंट करते हैं। ठीक, एक तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स कह सकते हैं स्टेट काउंसिल के अंदर। फिर जी 1/6 बाय द गवर्नर, एक तरह से सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव्स कह सकते हैं आप। 1/12 और 1/12 बाय द मतलब जो है वो ग्रेजुएट्स और टीचर्स, तो एक तरह से पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स कह सकते हैं आप। तो लगभग हर हम कह सकते हैं सेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट काउंसिल के अंदर। ठीक है, हाँ जी। अब ये जो इलेक्शंस हैं ये तो हर 5 साल बाद होते हैं, इलेक्शंस तो हर 5 साल बाद होते हैं। तो बेसिकली जो स्टेट असेंबली है ये डिसॉल्व हो जाती है हर 5 साल में। ठीक है, लेकिन ये जो स्टेट काउंसिल्स के जो मेंबर्स हैं इनको पब्लिक ने तो इलेक्ट नहीं किया, राइट। तो ये तो एक तरह की बॉडी हो गई, एक तरह की बॉडी हो गई क्रिएटेड बाय द लॉ, अ बॉडी क्रिएटेड बाय द लॉ, राइट। तो जी ये डिसॉल्व नहीं होती, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। तो जी इसके अंदर क्या होता है कि जितने मेंबर्स होते हैं, लेट्स से मान के चलते हैं 6 मेंबर्स हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है, किसी स्टेट की स्टेट काउंसिल के अंदर 6 मेंबर्स हैं। तो जी 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होंगे, राइट। तो A B C D E F ऐसे 6 मेंबर्स हैं। तो पहले 2 साल में ए बी रिटायर हो जाएंगे, अगले 2 साल में सी डी रिटायर हो जाएंगे, अगले 2 साल में ई एफ रिटायर हो जाएंगे। जब ए बी रिटायर होंगे तो उनके प्लेस पर दूसरों को अपॉइंट कर लिया जाएगा, जब सी डी रिटायर होंगे तो उनके प्लेस पर दूसरों को अपॉइंट कर लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर मैक्सिमम टेन्योर एक मेंबर का कितना हो गया, ऑफिस का टेन्योर एक मेंबर कितना हो गया भाई। सबसे लास्ट में मान के चलते हैं ई एफ रिटायर होंगे तो मैक्सिमम कितने साल में, 6 ईयर्स में। ये 2 ईयर्स में रिटायर हो गए, ये 4 ईयर्स में रिटायर हो गए, ये 6 ईयर में रिटायर हो जाएंगे। फिर जो ए बी के प्लेस पे आएगा, राइट, वो रिटायर होएगा तो फिर 6 साल का टेन्योर चलता रहेगा, राइट। तो कुल मिला के हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो मेंबर का टेन्योर होता है वो 6 ईयर्स का होता है, क्योंकि हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं 2 मेंबर्स। तो अब मान के चलो ए बी को ही दोबारा इलेक्ट कर देंगे, राइट। तो जब ए बी को रिटायर किया गया तो लेट से ए बी को ही दोबारा रीइलेक्ट कर दिया गया सिंप्लिसिटी के लिए। फिर अगली बार इनका नंबर तो यार 6 साल बाद ही आएगा ना रिटायर होने का, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि भैया दिस इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, और यहाँ पर जो मेंबर्स हैं 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं, उनके प्लेस पर नए अपॉइंट हो जाते हैं। फिर अगले 2 साल बाद दोबारा 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं, राइट। जिनका ऑफिस का टेन्योर लंबा होता है वो पहले रिटायर होते हैं, ठीक है जी। अब ये तो हमारे पास हो गया स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, ये जो स्टेट काउंसिल है ये सिर्फ 8 स्टेट्स में है। स्टेट काउंसिल कितने स्टेट्स में है, सिर्फ 8 स्टेट्स में। देखिए आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ठीक है जी। अब जहां पर जिस स्टेट के अंदर ये दोनों हाउसेज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और स्टेट काउंसिल भी है, तो भैया कोई भी लॉ पास दोनों ही करेंगे। लॉ बनाने के लिए इस वाले हाउस की भी कंसेंट चाहिए और इस वाले हाउस की भी कंसेंट चाहिए। अगर किसी स्टेट में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उस स्टेट में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली की कंसेंट चाहिए, राइट। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्टेट काउंसिल इज अ रिस्ट्रिक्शन, अ चेक ऑन स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। अब जी हम बात करते हैं सेंट्रल लेवल पर। तो भैया अल्टीमेटली सेंट्रल लेवल पर भी कौन होना चाहिए, कहते हैं सेंट्रल लेवल पर भी तो लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, ठीक। तो जी सेंट्रल लेवल पे भी 2 तरह की हमारे पास हाउसेज होते हैं। एक को हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल,
हाउस ऑफ पीपल, इसे बेसिकली लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा बोला जाता है। हाउस ऑफ पीपल के जो मेंबर्स होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पब्लिक। ठीक है, हम कहते हैं ना सेंटर के इलेक्शन आ रहे हैं, राइट, तो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पब्लिक, हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा, इसे हम लोअर हाउस भी बोलते हैं। और जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं, वैसे ही ये लोकसभा के इलेक्शन भी हर 5 साल बाद होते हैं, तो मतलब डिसॉल्व इन एवरी 5 years। क्या 5 साल से पहले डिसॉल्व हो सकती है? द आंसर इज यस। कहते हैं ना सरकार गिर गई, 5 साल भी नहीं चली, 2 साल में गिर गई सरकार, गिर गई, राइट, तो 5 साल से पहले भी गिराई जा सकती है सरकार। ठीक है, तो जैसे स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, वैसे ही सेंट्रल लेवल पर हाउस ऑफ पीपल है। ठीक, और फिर दूसरा हाउस है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स अपने आप में कह रहा है कि भैया हम तो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम डायरेक्टली पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, हम इनडायरेक्टली पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब हम स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है। तो बेसिकली काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर्स को कहाँ से चुने जाते हैं? कहता है जी लेजिस्लेटिव असेंबली से, अलग अलग स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली से। भाई मान के चलिए हम हरियाणा की बात करें, अगर हरियाणा की काउंसिल ऑफ स्टेट्स में लेट से 5 सीट्स है, या लेट से 5 सीट्स है, ठीक है, हरियाणा की काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर, तो हरियाणा में हम मान के चलते हैं, हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली में सपोज करके चलते हैं 80 लेट से एमएलएज हैं, और 80 में से कोई 5 काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर बनेंगे, तो वो 80 में से कौन से 5 बनेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर हरियाणा की तरफ से? कहता है जी इनके बीच में वोटिंग होगी, जो हरियाणा के 80 एमएलएज हैं उनके बीच में वोटिंग होगी, राइट, तो जी उनमें से कौन खड़ा होता है एमपी बनने के लिए? जरूरी नहीं ना हर एमएलए खड़ा हो एमपी बनने के लिए। लेट्स से इन 80 में से सिर्फ 7 ही लोग खड़े हुए एमपी बनने के लिए, तो उन 7 लोगों के लिए वोटिंग होगी। वोटिंग कैसे होगी? कहता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। वो क्या होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसकी मैं एक वीडियो दिखाऊंगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर, आपको समझ में आ जाएगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस के ऊपर इलेक्शन होते हैं, वोटिंग होती है, और इनमें से फिर 7 में से 5 को जो भी चुना जाएगा उसको यहाँ पर काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर मेंबर बनाया जाएगा, जिन्हें हम बोलते हैं बेसिकली एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहाँ हाउस ऑफ पीपल के जो मेंबर्स हैं डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पब्लिक, लेकिन काउंसिल्स के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर भी कौन थे? कहता वो मेंबर्स विच आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जिन लोगों को जनता ने स्टेट लेवल पर इलेक्ट किया, उन्हीं में से कुछ चुनिंदा लोग किसके मेंबर्स बनेंगे? काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर्स बनेंगे। तो वो लोग डायरेक्ट मतलब चाहे इस लेवल पर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पब्लिक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली है तो इलेक्टेड बाय पब्लिक ही। इस लेवल पर तो पब्लिक ने इलेक्ट किया था, यहाँ से वो यहाँ पहुंचे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं हाउस ऑफ पीपल के केस में डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पब्लिक, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के केस में इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पब्लिक। ठीक है,
अगेन ये तो देखिए डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पब्लिक तो रिजोल्व होगी हर 5 साल में। ये एक तरह से जैसे स्टेट काउंसिल की वैसे ही यहाँ पर है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो ये एक तरह से आप समझिए बॉडी है जो कि डिसॉल्व नहीं होएगी, चलती रहेगी। अगेन वही हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर रिटायर होंगे, उनके प्लेस पर दूसरे अपॉइंट हो जाएंगे, फिर अगले 2 साल बाद अगले 1/3 रिटायर होंगे, उनके प्लेस पर दूसरे अपॉइंट हो जाएंगे। तो कुल मिला के एक तरह से एक मेंबर का टेन्योर यहाँ पर 6 इयर्स का है, जैसे कि स्टेट काउंसिल के केस में। ठीक है जी, तो ये बेसिकली पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है और ये बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर है। आ जाइए जी, तो हमें स्टार्ट करना है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 81 से। द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो जी काउंसिल ऑफ स्टेट्स जैसे हमने कहा जी, ये तो क्या एक तरह की बॉडी है जो डिसॉल्व नहीं होती, बल्कि इसके अंदर तो हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, उनके प्लेस पर दूसरे अपॉइंट कर ले जाते हैं। राइट, तो बेसिकली इसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे, कहता है 12 तो ऐसे जो कि नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स एंड ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। तो जी 238 प्लस 12 मतलब मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, कहता है जी मैक्सिमम 250। नॉट मोर देन लिखा हुआ ना, मतलब 238 से कम हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, कहता है 238 प्लस 12 और 12 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट है, और बाकी तो मैंने आपको बताया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वहां से इलेक्ट होकर यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट होकर यहाँ पर जाते हैं। ठीक, द एलोकेशन ऑफ सीट्स कैसे होगी जी, एलोकेशन ऑफ सीट्स की यहाँ पर जो हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, कौन से स्टेट की यहाँ कितनी सीट्स होगी, ये तो हमने देख लिया कि मैक्सिमम कितनी होगी 250 सीट्स होगी जी, लेकिन कौन से स्टेट की कितनी सीट्स होगी, कौन से यूनियन टेरिटरी की कितनी सीट्स होगी, तो कहता है जी रेफर शेड्यूल 4 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। शेड्यूल 4 में बता रखा है क्लियर कट कौन से स्टेट की कितनी सीट्स है। ठीक है, द मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। अच्छा, यहाँ पर हमने कहा जी मिस्टर प्रेसिडेंट के पास 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करने की पावर है, तो किन बेसिस पर मिस्टर प्रेसिडेंट इन 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे, कहता है जी उन 12 मेंबर्स की नॉलेज देखी जाएगी, दे शैल हैव स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। कुछ फील्ड्स के अंदर, किस फील्ड्स में, कहता है जी लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। ठीक है, तो इन फील्ड्स के अंदर के जो धुरंधर होते हैं, जो बहुत नामी होते हैं, जो पब्लिक फिगर्स होती है, उनको नॉमिनेट किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट एज एमपी। ठीक, the representatives of each state in the council of state shall be elected by the elected members of the legislative assembly। legislative assembly के members खुद आपस में इलेक्ट करते हैं कुछ लोगों को, जैसे हमने कहा ना कि भैया यहाँ पर हरियाणा से, जहाँ पर मान के चला था हमने कि 80 एमएलएज हैं जिनमें से 7 एमपीज के लिए खड़े हुए, फिर ये 80 लोग मतलब जो है वोटिंग चलेगी, इनमें से जो 5 हैं वो जाएंगे, हमने मान के चले थे हम कि यहाँ पर हरियाणा की सिर्फ 5 ही सीट है, तो इनमें से 7 में से 5 जाएंगे, तो यहाँ पर ये खुद इलेक्ट करेंगे कि किन 5 को भेजना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो वही चीज़ लिखी हुई है, legislative assembly of the state in accordance with the system of proportional representation by the means of the single transferable vote। अभी proportional representation by the means of single transferable vote क्या सिस्टम होता है, एक मैं YouTube की वीडियो इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, आ जाइए जी, जो यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स है, कहता है जी वो पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड करेगा कि यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे स्टेट को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर इलेक्ट किए जाएंगे। इलेक्ट मतलब अपॉइंट किए जाएंगे।
फिर जी हमारे पास है हाउस ऑफ पीपल, जो हमने कहा जी लोकसभा लोअर हाउस, जहाँ के लोग डायरेक्टली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं। और क्योंकि हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, तो मतलब ये हाउस हर 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाता है, नए लोगों को हम लोग इलेक्ट करते हैं बाय वोटिंग, राइट। तो मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, कहता है नॉट मोर देन 530 मेंबर्स चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट। तो जी डायरेक्टली इलेक्शन के थ्रू चूज किए जाते हैं, मतलब पब्लिक डायरेक्टली इनको वोट देती है, तो एमपीज के इलेक्शन होते हैं बकायदा, सेंट्रल इलेक्शन से बोलते हैं, राइट। नॉट मोर देन 20 मेंबर्स टू रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज, और ये जो 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करेंगे, कहता है वो किस मैनर में चूज किए जाएंगे, वो पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड करेगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इनमें से मैक्सिमम 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हो सकते हैं। अगर मिस्टर प्रेसिडेंट को लगे कि भैया एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इज नॉट प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड इन द हाउस ऑफ पीपल, ठीक, मतलब मान के चलो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का एक भी मेंबर इलेक्ट नहीं हुआ, तो उस केस में फिर मिस्टर प्रेसिडेंट चाहे तो अपनी ये पावर यूज़ करके किसी पर्सन को फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। ये 20 में से आउट ऑफ दिस 20, ठीक। हाँ जी, कहता है जी अच्छा यहाँ पर आपने बताया जी किसी भी मतलब मैक्सिमम कितने होंगे स्टेट से 530। तो जी ये जो 530 है, इसमें जी यूपी वाला ने कहा जी मेरा हिस्सा कितना होगा, मतलब मेरे कितने लोग यहाँ पर होंगे, यूपी से कितने एमपीज चुने जाएंगे, कितनी सीट्स होगी यूपी की। हरियाणा वाला ने कहा जी हमारी कितनी सीट्स होगी। तो भैया ये जो सीट्स कितनी होगी किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, कहते पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। अगर मान के चलो यूपी की पॉपुलेशन पूरे इंडिया के पॉपुलेशन की 10% है, तो यूपी के कितनी सीट्स होगी लोकसभा में, कहता है जी 10%, क्योंकि पूरे इंडिया के पॉपुलेशन के 10% पॉपुलेशन यूपी की पॉपुलेशन है, तो भैया सीट्स भी कितनी होगी कि 10% मतलब 53 ऑफ 530 का 10% 53, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है जी। अच्छा स्टेट्स के अंदर भी तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है विद इन द स्टेट। मान के चलो अब यूपी को कितनी सीट्स मिली 53, तो जी यूपी के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अलग अलग एरियाज हैं, तो किस स्पेसिफिक मतलब, तो इन्होंने कहा जी यूपी को भी 53 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एरिया के अकॉर्डिंग नहीं, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, राइट। तो हर पार्ट की पॉपुलेशन जहां तक पॉसिबल हो सके वहां सेम होनी चाहिए, जहां तक पॉसिबल हो सके सेम होनी चाहिए हर पार्ट की पॉपुलेशन, ठीक है जी। तो जी अगेन कहता है जी स्टेट शैल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, जहां तक पॉसिबल हो सके पॉपुलेशन सेम होनी चाहिए, ठीक। अब जी ये वाला जो रूल है ना, ये दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्टेट्स जहां पर टोटल पॉपुलेशन 6 मिलियन से कम है, बट एट प्रेजेंट ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पर टोटल पॉपुलेशन 6 मिलियन से कम है, तो ये फिलहाल इनइफेक्टिव हो गया, ठीक। आ जाइए फिर हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या जरूरत है, कहता है जी मिस्टर प्रेसिडेंट, हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा जी मिस्टर प्रेसिडेंट इज हैविंग द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव पावर एट सेंटर, राइट। तो जी सेंटर की या यूनियन की कह लीजिए जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है किसके हाथ में, मिस्टर प्रेसिडेंट के हाथ में। तो भैया मिस्टर प्रेसिडेंट सारा काम अपने दिमाग से तो नहीं कर सकते, इन्हें भी टीम चाहिए, इन्हें भी क्या चाहिए, टीम चाहिए। टीम किस चीज के लिए, कहता है जो कि इन्हें गाइड करे, टीम टू गाइड, टीम टू गाइड ऑन डिफरेंट मैटर्स। इन्हें हर चीज की नॉलेज थोड़ी ना है,
राइट। तो इन्हें भी टीम चाहिए, उस टीम को हम क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज मिस्टर प्रेसिडेंट। ठीक है जी। अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इसके हेड कौन है? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। हेड कौन होते हैं? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? कहता है जी खुद प्रेसिडेंट साहब मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। और जो बाकी मेंबर्स होते हैं, अदर मेंबर्स, कहता है उन अदर मेंबर्स को भी अपॉइंट कौन करता है? मिस्टर प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, बट ऑन द एडवाइस ऑफ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। ऑन द एडवाइस ऑफ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो कुल मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो, वो अल्टीमेटली किसकी टीम है? कहता है अल्टीमेटली पीएम की टीम है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की टीम है, राइट। जो कि किसको हेल्प करने वाली है? मिस्टर प्रेसिडेंट को। किसको हेल्प करने वाली? मिस्टर प्रेसिडेंट को। इसका मतलब ये जो कहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कहेंगे वही मिस्टर प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। ठीक है। अगर मिस्टर प्रेसिडेंट को लगता है कि यार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो एडवाइस है वो ठीक नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिकंसीडर करना चाहिए, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सिर्फ एक बार कह सकते हैं कि जी अपनी इस एडवाइस को रिकंसीडर कर लीजिए। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोबारा से वही चीज़ मिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, तो मिस्टर प्रेसिडेंट को एक्चुअल में वो चीज़ एज एडवाइस नहीं, एज ऑर्डर मानना पड़ेगा। मतलब मिस्टर प्रेसिडेंट के पास कोई राइट नहीं है उस चीज़ को मना करने के लिए। तो मतलब किसी भी एडवाइस को सिर्फ एक बार रिकंसीडर करने के लिए कह सकते हैं, मना भी नहीं कर सकते डायरेक्टली, रिकंसीडर करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं मान रहे, वो कह रहे नहीं जी हमारी तो यही एडवाइस है, आपको यही करना चाहिए, तो मिस्टर प्रेसिडेंट को अल्टीमेटली उस डॉक्यूमेंट पे साइन करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। डॉक्यूमेंट बना कौन रहा है? कहता है जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। तो अल्टीमेट पावर किसके हाथ में है? कहता है जी मिस्टर प्रेसिडेंट के हाथ में, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, क्योंकि मिस्टर प्रेसिडेंट को तो अल्टीमेटली उस हर डॉक्यूमेंट पे साइन करना पड़ेगा जो मिस्टर प्रेसिडेंट क्रिएट कर रहे हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर क्रिएट कर रहे हैं, राइट। क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो टीम है पूरी की पूरी किसकी टीम है? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की टीम है, राइट। क्योंकि बाकी जो मेंबर्स है, कहने को कौन चूज कर रहा है? कहता है जी मिस्टर प्रेसिडेंट चूज कर रहे हैं, लेकिन किसके एडवाइस पर? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। तो अल्टीमेटली टीम किसकी है? कहता है जी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है। तो वही सारा ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। टोटल ऑफ नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में? कहता है जी जो हाउस ऑफ पीपल है, इसमें जितने मेंबर्स होंगे उसके मैक्सिमम 15% इन नंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मेंबर्स हो सकते हैं। शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द। ठीक है। मिनिस्टर कब तक ऑफिस होल्ड करके रखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में? कहता है एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब कोई टर्म, कोई ड्यूरेशन नहीं दे रखी, जब तक मिनिस्टर प्रेसिडेंट का दिल चाहे तब तक कोई मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ऑफिस होल्ड करके रख सकता है। ठीक है। सैलरीज वगैरह कहता है जी सैलरीज और ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। जब तक पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करती तब तक रेफर शेड्यूल 2 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज ये जी स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में आपको समझ में आ गया कि ज़्यादातर स्टेट्स में तो सिर्फ एक ही है लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। लेकिन कुछ स्टेट्स में दो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कौन से स्टेट्स में है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। ठीक। आ जाइए जी,
कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कहता है जी किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, टोटल सारे स्टेट्स की बात नहीं कर रहा, किसी सिंगल स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, मतलब किसी भी स्टेट में मैक्सिमम कितने एमएलएज हो सकते हैं, 500। मिनिमम कितने हो सकते हैं एमएलएज, 60। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल ओवर इंडिया अगर हम सारे स्टेट्स की बात करें तो नियरली कितने एमएलएज है एट प्रेजेंट, 4121। ठीक। ईच स्टेट शैल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन सच मैनर, अगेन पॉपुलेशन के बेसिस पर हर स्टेट को डिवाइड किया जाएगा, और लेट से किसी स्टेट में 50 या 100 एमएलएज है तो पूरे स्टेट को 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, 100 एरियाज में डिवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, कि हर एरिया की पॉपुलेशन जहाँ तक पॉसिबल है सेम होनी चाहिए। तो एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं किया जाएगा, बेसिकली पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाएगा। ठीक। लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, कहता है लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर है, किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर है, जैसे मान के चलो कि हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली में 120 मेंबर्स है, तो उसमें अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है तो कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 1/3 ऑफ 120, मतलब मैक्सिमम 40। और उन 40 को कैसे चूज किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें 1/3 तो होंगे हरियाणा के लोकल अथॉरिटीज, 40 का 1/3 हरियाणा के लोकल अथॉरिटीज से, फिर 40 का 1/3 जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स चूज करेंगे, 1/6 जो है हरियाणा का गवर्नर चूज करेगा, 40 का 1/12 जो है वो हरियाणा के ग्रेजुएट्स होंगे, राइट। ठीक है जी, आ जाओ जी। अच्छा, मैक्सिमम 1/3 हो सकते हैं बट मिनिमम 40 लिखा हुआ ना यहाँ पर। ठीक। हाँ जी, ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 5 साल का ड्यूरेशन होता है, और काउंसिल डिसॉल्व होती ही नहीं है, बल्कि काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, उनके प्लेस पर फिर नए अपॉइंट हो जाते हैं। आ जाइए जी, जैसे हमने पढ़ा कि भैया सेंट्रल लेवल पर सारी एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में, दिखाने के लिए तो है ही, अल्टीमेटली कंट्रोल तो सारा प्राइम मिनिस्टर का होता है, बट दिखाने के लिए तो है ही। इसी तरह स्टेट के लेवल पर हर स्टेट में क्या होता है, मिस्टर गवर्नर, हर स्टेट पे क्या होता है, मिस्टर गवर्नर, मतलब गवर्नर होता है। और सारी एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में होती है, स्टेट से रिलेटेड गवर्नर जी के हाथ में। तो मतलब जो रोल, जो पावर सेंट्रल लेवल पर मिस्टर प्रेसिडेंट के हाथ में है, वही रोल, वही पावर्स स्टेट लेवल पर गवर्नर के हाथ में है, राइट। हाँ जी, गवर्नर को अपॉइंट कौन करेगा, कहते हैं अपॉइंटेड बाय द मिस्टर प्रेसिडेंट। ठीक, हर स्टेट के गवर्नर कौन अपॉइंट करता है, मिस्टर प्रेसिडेंट। एक तरह से गवर्नर सेंटर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट के अंदर। ठीक, तो गवर्नर कब तक ऑफिस होल्ड करके रखेगा, कहता है एट द प्लेजर ऑफ द, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर जी चाहे तो गवर्नर रिजाइन कर सकता है जब चाहे। उसके अलावा वैसे गवर्नर 5 साल के लिए ऑफिस होल्ड करके रखते हैं, 5 साल में तो एक्सपायर होंगे ही, मतलब उनका ऑफिस एक्सपायर होगा ही 5 साल में तो, लेकिन जब तक नेक्स्ट गवर्नर अपॉइंट नहीं हो जाएगा तब तक स्टेट के गवर्नर को ऑफिस होल्ड करे रखना होता है, चाहे 5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। ठीक है, अब जी जैसे हमने पढ़ा मिस्टर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है अगर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है, वैसे ही मिस्टर गवर्नर के पास स्टेट लेवल पर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है अगर लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में ना हो, और जिस स्टेट में दोनों है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट काउंसिल, राइट, लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँ पर दोनों है, कहते हैं जहाँ दोनों ही सेशन में ना हो। ठीक, तो
तो अगेन भाई लॉ मेकिंग पावर अगर सेशन में नहीं है तो लॉ बनाने की जिम्मेदारी किस पर आती है? सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट के ऊपर, स्टेट लेवल पर गवर्नर के ऊपर, राइट। अगर गवर्नर को लगता है अगेन वही चीज़ की समय की मांग है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, लॉ बनाना चाहिए, ठीक। अब जी जैसे हमने कहा था सेंट्रल लेवल पर जैसे ही बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेशन में आते हैं तो उस ऑर्डिनेंस को बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। अगर वो दोनों कुछ नहीं करते तो आफ्टर 6 वीक्स ऑटोमेटिकली ऑर्डिनेंस एक्सपायर हो जाता है। अगर वो चाहे तो रेजोल्यूशन पास करके 6 वीक्स से पहले ऑर्डिनेंस को इनइफेक्टिव कर सकते हैं, या मिस्टर प्रेसिडेंट चाहे तो खुद ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पर है, कहता है प्रोवाइड दैट द गवर्नर शैल नॉट विदाउट इंस्ट्रक्शन। अच्छा यहाँ पर भी एक चीज आप ध्यान रखिए, कहता है कुछ केसेस में गवर्नर को ऑर्डिनेंस लाने के लिए मिस्टर प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होती है, इंस्ट्रक्शन लेनी होती है, ठीक है। कौन से बिल्स? अ बिल कंटेनिंग द सेम प्रोविजंस वुड अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैव रिक्वायर्ड द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर स्टेट लेजिस्लेचर को किसी मैटर पे लॉ बनाने के लिए प्रेसिडेंट की कंसेंट लेनी होगी तो गवर्नर को भी उस मैटर पर लॉ बनाने के लिए पहले प्रेसिडेंट की कंसेंट लेनी होगी, ठीक है जी। अगर स्टेट को कोई स्पेसिफिक लॉ बनाने के लिए अगेन मतलब प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड तो कहता है गवर्नर को भी प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड। The act of the legislature of state containing some provisions would under this constitution have been invalid unless have been reserved for the consideration। मतलब सेम ही चीज लिखी है। कुल मिलाकर आपको क्या दिमाग में रखना है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर को कोई लॉ बनाते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन में उस पर्टिकुलर लॉ से रिलेटेड प्रेसिडेंट की कंसेंट चाहिए या प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन इज इम्पोर्टेंट, तो गवर्नर भी उस पर्टिकुलर मैटर पे ऑर्डिनेंस लाने से पहले प्रेसिडेंट की कंसेंट लेगा या प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन, ठीक है। वही 6 वीक्स का टाइम यहाँ पर है जैसा हमने प्रेसिडेंट के केस में पढ़ा था, राइट। सो गवर्नर ऑल्सो पोजेस एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर लाइक मिस्टर प्रेसिडेंट, बट मिस्टर प्रेसिडेंट तो के पास तो डिप्लोमेटिक पावर भी है, प्लस मिस्टर प्रेसिडेंट तो सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल डिफेंस फोर्सेस भी है। कहता है गवर्नर के पास वो पावर नहीं होती, ठीक है, क्योंकि गवर्नर स्टेट लेवल पर होती है। चलिए जी नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द जुडिशरी एंड होपफुली नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। टेक केयर।